तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये जो नया सीज़फायर हुआ है, ये शांति की तरफ एक असली कदम है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और यकीन मानिए दांव पर बहुत कुछ लगा है। चलिए शुरुआत करते हैं ईरान के इस बेहद दमदार बयान से जो सीज़फायर की घोषणा के ठीक बाद आया। सिर्फ ये एक लाइन ही बता देती है कि ये समझौता कितने तनाव भरे माहौल में हुआ है। तो कागज पर तो शांति दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ साफ कह दिया है कि सीज फायर का मतलब युद्ध का खत्म होना नहीं है। यही वो विरोधाभास है जो इस समझौते को इतना इतना नाजुक बना देता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम इस नाजुक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को देखना होगा जिन्होंने इस आग को भड़काया। देखिए, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की जान चली गई। फिर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में पूरा इलाका एक बड़ी जंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ। और फिर बीच में आया पाकिस्तान, जिसकी कोशिशों के बाद जाकर ये 2 हफ्तों का सीज फायर मुमकिन हो पाया। लेकिन जैसा हर जंग में होता है, इसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ईरान के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। जरा सोचिए इस बारे में, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 32 लाख लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। लोग जान बचाने के लिए बड़े शहरों से गांव की तरफ भाग रहे हैं, जिससे वहां के लोकल रिसोर्सेज पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। इस लड़ाई में 1444 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें 200 से ज्यादा महिलाएं और 168 बच्चे थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिखरे हुए परिवार हैं, तबाह हुई जिंदगियां हैं। और तबाही का जो स्केल है वो सच में चौंकाने वाला है। 150 से ज्यादा शहरों और गांवों में 18,550 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और सोचिए, ईरान का हेल्थ सिस्टम जो पहले से ही सैंक्शंस की वजह से कमजोर था, अब वो इस संकट के बोझ तले बिल्कुल टूटने की कगार पर है। अब देखिए, इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही नहीं है, इसकी लहरें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में महसूस की जा रही हैं। देखते हैं कैसे। तो इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस के सेंटर में है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक बेहद जरूरी लाइफलाइन की तरह है। मतलब पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, जब भी यहाँ टेंशन बढ़ती है, तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। तो इसका सबसे ज्यादा असर किसे झेलना पड़ता है? देखिए, जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देश, वो तो अपना 70 से 80% तेल मिडिल ईस्ट से ही लेते हैं। भारत और चीन भी कोई बहुत पीछे नहीं है, करीब 40 से 50%। तो समझिए, हॉर्मुज़ में जरा सी भी रुकावट इन बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना बड़ा संकट बन सकती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आगे क्या होगा, ये सीज़फायर किस तरफ जा रहा है। चलिए, जो अलग अलग संभावनाएं हैं उन पर नजर डालते हैं। बातचीत की टेबल पर असल में 2 मेन मांगे हैं। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के चलती रहे। दूसरी तरफ है ईरान जो चाहता है कि उस पर लगे सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए जाएं और उसे ये गारंटी मिले कि भविष्य में उस पर हमला नहीं होगा। समझिए, शांति का पूरा भविष्य इन्हीं 2 बातों पर टिका है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईरान के लिए 3 रास्ते देख रहे हैं। सबसे अच्छा सिनेरियो यानी बेस्ट केस है तनाव में कमी, मतलब एक नई सरकार आए, रिश्ते नॉर्मल हों और तेल का एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो जाए। दूसरा रास्ता है एक लंबा खिंचने वाला कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRC, जो वहां की एक बहुत ही पावरफुल मिलिट्री और इकोनॉमिक फोर्स है, पावर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ले और टेंशन को और बढ़ा दे। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है सिविल वॉर यानी गृह युद्ध, जो ईरान को कई टुकड़ों में बांट सकता है और पूरे रीजन को आग में झोंक सकता है। तो हम सच में एक दोराहे पर खड़े हैं। ये जो युद्ध विराम है, ये एक ऐतिहासिक शांति समझौते की तरफ पहला कदम भी हो सकता है, या फिर ये एक और भी ज्यादा भयानक तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है। आने वाले कुछ हफ्ते ही ये तय करेंगे कि मिडल ईस्ट और उसके साथ साथ पूरी दुनिया किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी। दांव पर बहुत कुछ लगा है और नतीजा अभी किसी को नहीं पता।